हेलो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में हम ग्रेविटेशन चैप्टर का आगे कवर करेंगे। ये ग्रेविटेशन चैप्टर का सेकंड पार्ट है ये वीडियो। और इस वीडियो में हम फ्री फॉल के बारे में पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेविटी फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करने की क्या फॉर्मूला है, क्या एक्सप्रेशन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फैक्टर्स ऑन विच जी डिपेंड्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके बारे में पढ़ेगी। और साथ में मास एंड वेट, इसके बारे में पढ़ेगी। तो इन सब का थ्योरी पोर्शन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और इन सब पोर्शन के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, सॉल्व एग्जांपल्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ये हम पार्ट थ्री ऑफ द वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्री फॉल देखते हैं कि फ्री फॉल क्या होता है। जब भी कोई बॉडी को ऊपर से अगर छोड़ा जाए, ड्रॉप किया जाए, और साथ में हम जो एयर की रेजिस्टेंस है उसको कंसीडर ना करें, तो जो बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, तो इस मोशन को फ्री फॉल कहा जाता है। ओके, सो एज यू कैन सी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्री फॉल। The motion of a body under the influence of force of gravity alone, neglecting the resistance or friction offered by air, is called free fall. अब साथ में जो कोई भी दो बॉडीज को जब ऊपर से छोड़ा जाता है, यानी फ्री फॉल का जो मोशन है, तो हम अगर सोच के देखें कि अगर एक भारी बॉडी है या एक लाइट बॉडी है, मान लो एक 10 किलो की बॉल है और एक 5 किलो की बॉल है, दोनों को ऊपर से छोड़ा जाता है, सॉलिड बॉल है, तो तुम्हें ऐसे लगेगा लॉजिकली सोचने पे कि शायद जो भारी बॉल है वो अर्थ पे ज्यादा जल्दी पहुंचेगी, बट ऐसा नहीं है। साइंटिफिकली ये देखा गया है कि दोनों बॉडीज, चाहे जो एक ही सॉलिड बॉडी है अगर, तो ऊपर से जब छोड़ा जाता है तो दोनों बिल्कुल सेम टाइम पे धरती तक पहुंचती है। मीन्स कि उनकी जो एक्सेलरेशन है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये सबसे पहले इसको प्रपोज किया था गैलीलियो ने। गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा नाम की एक जगह है इटली में। वहां पे जाके उसने ऊपर से अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स छोड़े, बिल्कुल सेम टाइम पे एक साथ छोड़े। तो उसने देखा कि ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स थे, उसने स्पेयर्स लिए थे, स्फेरिकल बॉल्स ऑफ डिफरेंट मासेस। तो ये अर्थ पे बिल्कुल सेम टाइम पे पहुंची। तो इससे उसने कंक्लूड किया that acceleration of an object falling freely towards the earth does not depend on the mass of the object. Okay, you can read this paragraph. अच्छा, फिर आगे गलीलियो ने बताया कि कुछ केसेस में डिफरेंट भी देखने को मिल सकता है। जैसे हम ऊपर से अगर एक 1 kg की बॉल को छोड़े और इसी तरह एक कागज के टुकड़े को छोड़े, सिंपल एक जैसे कागज है, तो वो जो पेपर है वो धीरे धीरे थोड़ा तैरते हुए से आएगा जमीन पे, तो वो ज्यादा टाइम लेगा। इसी तरह एक पंख को, फैदर को ऊपर से छोड़ा जाए तो वो भी धीरे धीरे आएगा। तो यहाँ पे अब ऐसा लगता है कि शायद ये कोई एक्सेप्शन है, बट एक्सेप्शन नहीं है। इसके पीछे रीजन है कि जो एयर है वो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन ऑफर कर रही है, उनकी शेप की वजह से। इसी तरीके से कोई अगर हॉलो ऑब्जेक्ट है, मे बी ये हॉलो बॉल, एक प्लास्टिक की बॉल हो वो अंदर से हॉलो, और एक सॉलिड क्रिकेट बॉल हो तो वो अंदर से हॉलो नहीं होती, तो दोनों को छोड़े तो प्लास्टिक बॉल धीरे से नीचे आएगी, और जो एक क्रिकेट सॉलिड बॉल है, क्रिकेट की बॉल जैसे होती है, तो वो बिल्कुल तेजी से नीचे आएगी। तो अब यहाँ पे गलीलियो ने एक बात और बताई। उसने कहा कि अगर एयर को हटा लिया जाए
यानी वैक्यूम अगर हो, एयर हो ही ना, तो तब क्या होगा? तो तब उसने प्रिडिक्ट किया कि तब अगर डिफरेंट शेप्स, एक हॉलो बॉल और एक सॉलिड बॉल, दोनों को छोड़ा जाए तो तब वो दोनों बिल्कुल एक ही स्पीड से, एक ही एक्सेलरेशन उनमें होगी और वो बिल्कुल सेम टाइम पे अर्थ तक पहुंचेगी। ओके, तो यानी कि अगर वैक्यूम क्रिएट किया जाए, सो रीड दिस पैराग्राफ नाउ। Galileo further explained that if there is difference in rate of fall of heavy and light body, it is not because of their different masses, but it happens due to different resistance or friction offered by air to the falling objects. For example, if feather took a longer time to reach the earth compared to a coin because resistance offered by air to motion of feather was more than the resistance offered by air to the motion of coin. He also predicted that if there were no air, any two objects of different masses, whether hollow or solid, big or small, would reach the ground in same time when dropped from same height. Okay? तो अब ये जो गैलीलियो ने प्रिडिक्ट किया था कि वैक्यूम में दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग, चाहे वो एक पंख हो या एक सॉलिड बॉल हो, सेम टाइम पे नीचे पहुंचेगी, इसको फर्दर रॉबर्ट बॉयले ने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव किया कि गैलीलियो ने सही बात बोली थी। रॉबर्ट बॉयले ने एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब ली और उसमें वैक्यूम क्रिएट किया और उसके अंदर एक पंख को भी डाला, नीचे फ्री फॉल होने दिया, और एक कॉइन को भी बिल्कुल एक टाइम पे छोड़ा। तो उसने देखा कि वैक्यूम के अंदर दोनों पंख और कॉइन उस ट्यूब के बॉटम पे बिल्कुल सेम टाइम पे पहुंचे, क्योंकि उसमें कोई एयर की तरफ से रेजिस्टेंस नहीं थी। सो इससे उसने कंक्लूड किया that acceleration produced in freely falling bodies is same for all bodies irrespective of their masses. ओके, अब हम देखते हैं ये जो पोर्शन है इससे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो सकता है डिफाइन फ्री फॉल, तो इसमें फ्री फॉल की डेफिनेशन देनी है जो ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में है। सेकंड क्वेश्चन, ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ ए 10 kg mass and a 2 kg mass, which one is likely to accelerate more? Explain. So इसमें तुमने आंसर करना है that acceleration will be same in both the masses, in both 10 kg and 2 kg masses. और रीजनिंग में सिंपली ये लाइन लिखनी है, this is because acceleration of an object falling freely towards the earth does not depend on the mass of the object. Okay, ये रीजन देना है। एक क्वेश्चन नंबर 17 है, जैसे इस तरीके से पूछा जा सकता है, why does a stone fall rapidly as compared to a paper when dropped simultaneously from the same height? तो ये जैसे मैंने अभी बताया, तो इसका आंसर इस तरीके से करना है, एयर रेजिस्टेंस या एयर फ्रिक्शन की टर्म्स में। If a stone falls rapidly as compared to a paper when dropped simultaneously from same height, because the air resistance because the resistance or friction offered by air is lesser in case of stone and greater in case of paper. ओके, क्योंकि पेपर की शेप ऐसी है कि पेपर पे एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगी, तो इसलिए वो धीरे धीरे नीचे आता है, और स्टोन पे एयर रेजिस्टेंस कम लगेगी, तो इसलिए वो तेजी से नीचे आएगा। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, अंडर व्हाट कंडीशन विल दे फॉल एट द सेम रेट? तो वो कंडीशन है कि अगर वैक्यूम हो। सो यू विल राइट दे विल फॉल एट द सेम रेट इफ देयर इज नो एयर and a vacuum is created. Got it? Now question 18. How did Galileo prove that different bodies fall towards the earth at the same rate? तो इसमें इस वाले एक्सपेरिमेंट को
एक्सप्लेन करना है, जो लीनिंग टावर ऑफ पिज्जा पे उसने किया था, ये जो पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ। तो अलग अलग जो मासेस छोड़े तो उसने देखा सेम टाइम पे वो नीचे पहुंचे, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट उसका एक्सप्लेन करना। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको जी से डिनोट किया जाता है। तो जैसे ऊपर से जब बॉडी को छोड़ा गया, यानी फ्री फॉल मोशन जब हो रहा है, तो कोई भी बॉडी कांस्टेंट स्पीड से नीचे नहीं गिरती। जैसे जैसे वो नीचे गिरती है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगती है जितना टाइम बढ़ता है। तो ये वेलोसिटी जो बढ़ती है, इसको एक्सेलरेशन कहा जाता है। और ये बढ़ रही है ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ पे जब छोड़ा गया बॉडी को, तो इस एक्सेलरेशन को कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी से डिनोट किया जाता है, इसके यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए प्लेनेट। हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ प्लेनेट है, तो अर्थ के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है। ऐसे ही मून पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। किसी भी प्लेनेट है, हर प्लेनेट की एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ड्यू टू इट्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अर्थ पे जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और कई बार हम अप्रोक्सीमेटली 10 भी ले लेते हैं अपनी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए। सो यू कैन रीड दिस पैराग्राफ। अच्छा, फिर है कि जी को निकालने का फॉर्मूला। ये 9.8 की जो वैल्यू है, ये आई कहां से अर्थ पे, तो उसका एक फॉर्मूला है, उससे आई उसी फॉर्मूले को यूज करके हम किसी भी प्लेनेट या किसी भी नेचुरल सैटेलाइट जैसे कि मून, उस पे जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये तो फॉर्मूला है, और ये उसकी डिडक्शन है कि किस तरीके से ये फॉर्मूला है। तो इसमें हमने एज्यूम किया कोई एक बॉडी जिसका मास m है, स्मॉल m, नियर द सरफेस ऑफ ए प्लेनेट, और ये कैपिटल M हमने ले लिया मास ऑफ द प्लेनेट, मान लो अर्थ का मास। d इज डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो जो हमने पहले पढ़ा न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसके अकॉर्डिंग फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी हम इससे डिनोट कर सकते हैं, F इक्वल टू जी एम एम बाय डी स्क्वायर। अच्छा, इसमें d जो है, अगर बॉडी सरफेस अर्थ के सरफेस के पास है तो जो रेडियस है हम उसी को d ले लेते हैं, क्योंकि ऊपर मान लो 100 मीटर से ऊपर छोड़ी गई बॉडी तो वो नेग्लिजिबल है, सो वी टेक रेडियस एज d। पर वो डिस्टेंस जो अर्थ के ऊपर काफी ज्यादा है, अगर हजारों किलोमीटर्स में है, तो हम उसको ऐड करेंगे रेडियस पे। तो ये हम अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्स पहले तो एक ये ले लिया फर्स्ट एक्सप्रेशन, F इक्वल टू जी एम एम बाय डी स्क्वायर, एंड देन बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा था फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो F इक्वल टू एम जी हो जाएगा। ये दो इक्वेशन हो गई, इनको हमने इक्वेट कर दिया। तो इक्वेट करने पे जैसे ये आया तो एम एम कट गया, स्मॉल m, सिर्फ g रह गया, सो g इक्वल टू जी कैपिटल M बाय डी स्क्वायर। तो ये तो फॉर्मूला हो गया। और इसमें हमने देखा कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो छोटा ऑब्जेक्ट है जो गिर रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, वो नहीं है इस एक्सप्रेशन में। इट मींस दैट एक्सप्रेशन फॉर g इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी m। तो यही हमने पहले भी पढ़ा था, जो गैलीलियो ने प्रपोज किया था और रॉबर्ट बॉयले ने जो प्रूफ किया था, तो वही बात हम मैथमेटिकली भी इधर देख रहे हैं, दैट g इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी।
Thus mathematically also Galileo's conclusion is verified. ओके इसका हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19 किस तरीके से पूछा जा सकता है। डिफाइन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये कर दोगे ऊपर डिफाइन, ये वाली लाइन लिखनी है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस of force of gravity is called acceleration due to gravity. Deduce an expression for it. इसके लिए ये पूरा यहां से यहां तक, and show that it is independent of mass of object. तो इसी के आगे ये भी जो पैराग्राफ लिखा है ये भी लिख दोगे तो ये शो हो जाएगा। ओके अब हम आगे देखते हैं कि g की जो वैल्यू अर्थ पे है वो 9.8 है, तो वो हम मैथमेटिकली फाइंड करके देखते हैं कैसे आई। ये हमने ऊपर से फॉर्मूला हमने देखा, g ग्रेविटी ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इक्वल टू g/me/re²। तो इसमें हमने वैल्यूज पुट की, g यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू पुट की, ये पहले हमने पढ़ा है। m इज मास ऑफ अर्थ, तो वो मास ऑफ अर्थ हमने यहाँ पुट किया। ओके और ये रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ यहाँ पुट किया, उसका स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट वैल्यू एज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरीके से मून का भी कैलकुलेट करना है, तो इसी फॉर्मूले में g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पुट की, मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून स्क्वायर, वो वैल्यूज पुट करेंगे, सो मून पे आ जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी तरह किसी भी प्लैनेट का हम कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो g जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, हम उसके लिए अर्थ का एग्जांपल लेते हैं। तो एक तो ये अर्थ की शेप के अकॉर्डिंग थोड़ा सा वेरी होता है, जैसे पोल्स पे वैल्यू थोड़ी सी अलग होती है और इक्वेटर पे थोड़ी अलग होती है। हालांकि 9.8 हम लेते हैं, पर इसमें थोड़ा माइनर सा डिफरेंस आ जाता है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसी तरह हाइट से भी फर्क पड़ता है। बॉडी जितनी ऊपर जाएगी, जैसे माउंटेन्स पे है या एरोप्लेन में है, तो उससे फर्क पड़ता है। इसी तरह डेप्थ थर्ड फैक्टर है। अर्थ के अंदर हम जितना जाते जाएंगे तो उससे जी में फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ समझते हैं। यहां पे ये बात समझने वाली है कि जो अर्थ है वो बिल्कुल गोल नहीं होती, बिल्कुल एक सर्कल नहीं होता। थोड़ा सा पोल्स, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल, वहां पे थोड़ा सा फ्लैट होती है अर्थ, जो देखा गया है, और कंपेयर टू इक्वेटर। सो इस वजह से, जैसे मैं आपको फिगर में दिखाता हूं, ये तो एक सर्कल हो गया, बट थोड़ा सा अर्थ की इस तरीके से रहता है। तो अगर ये सेंटर है तो ये जो डिस्टेंस है, मान लो ये r1 हो गया और ये इक्वेटर पे r2, तो ये देखा गया है कि r1 थोड़ा सा r2 से छोटा होता है। तो इस वजह से जब g को अगर हम कैलकुलेट करें, ये फॉर्मूला है, तो इसमें g और m की वैल्यू तो सेम रहेगी दोनों केसेस में। r की वैल्यू ये पोल्स पे हो गई r1 और ये इक्वेटर पे। तो r1 कम होने की वजह से जब इसमें हम फॉर्मूले में पुट करते हैं तो g थोड़ा ज्यादा निकलता है एट पोल्स। सो वैल्यू ऑफ g इज मैक्सिमम एट पोल्स एंड मिनिमम एट इक्वेटर। पोल्स पे देखा गया है g एक्चुअल में 9.83 रहता है जो एग्जैक्ट निकाला गया, और इक्वेटर पे 9.78। तो एवरेज वैल्यू 9.8 हम ले सकते हैं या 9.81।
So इसका ये रीजन हो गया. You can read it that Earth is not a perfect, actually not a square. You have to write it sphere. Is not a perfect sphere. It is flattened at poles as compared to equator. So polar radius is minimum and radius of Earth increases from poles to equator. Now as G is proportional to 1 by R square, so value of G is maximum at poles and minimum at equator. Okay. अब हम इफेक्ट ऑफ अल्टीट्यूड या हाइट भी देख लेते हैं. मैं इसको रब कर देता हूं. अब जैसे ये फॉर्मूला है, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, कोई बॉडी है वो ऊंचाई पे है, और तो जो ये d है ये बढ़ जाएगा. इट विल बिकम r प्लस h. r इज रेडियस ऑफ अर्थ प्लस जितनी भी हाइट है. तो जैसे जैसे ये नीचे डिनोमिनेटर में बढ़ता जाएगा, तो ये जो g है ये कम होता जाएगा मैथमेटिकली. So value of G decreases with increase in height. And that is why value of G is lesser at mountains or spaceships than at planes. For objects on or near the surface of Earth, H is negligible compared to radius of Earth. So we can take G equal to G m by R square. If height is larger in thousands of kilometers, then we will add the height to the radius of Earth. Okay, you can read the second point. अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ डेप्थ. जैसे जैसे धरती के अंदर हम जाते जा रहे हैं, तो जैसे फिगर में देखो, ये अगर अर्थ है, ये सेंटर ऑफ अर्थ है. अब मान लो धरती के अंदर गए, इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे अगर हमने देखना है कि जी कितना होगा, तो यहाँ पे जो आर, ये डी है, ये डी कम हो गया कंपेयर टू दिस. ये फॉर्मूला है, तो डी कम हो गया, पर साथ में जो मास है अब अर्थ का, इफेक्टिव मास भी कम हो जाएगा, क्योंकि जिस पॉइंट पे है, यहाँ पे हम सर्कल बना के देखिए तो सिर्फ ये वाला बाहर का सारा मास कट हो जाएगा, तो मास भी कम हो जाएगा और आर भी कम हो जाएगा. तो पर ये है कि मास का जो इफेक्ट है वो ज्यादा इफेक्ट है, इसमें मास ज्यादा कम होगा और रेडियस उस प्रोपोर्शन में कम नहीं हो रहा. सो ओवरऑल इफेक्ट एम की वजह से ज्यादा होगा. सो जी जो है कम होता जाएगा जैसे जैसे अर्थ के अंदर हम जाएंगे. ओके, और जब बिल्कुल सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो जी 0 हो जाएगा. और उसका रीजन ये है कि हमने पहले पढ़ा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी सेंटर पे आ गया है, तो फिर वो किसी भी और डायरेक्शन में उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, तो इसलिए उसका जो जी है वहां पे 0 हो जाता है और ऑब्जेक्ट बिल्कुल वेटलेसनेस की सिचुएशन में आ जाता है, 0 वेट. सो यू कैन रीड दिस पॉइंट, इफेक्ट ऑफ डेप्थ. At a depth d inside the earth, say in deep mines, radius of earth decreases to r minus d. At the same time, object now experiences force of gravity only due to the inner spherical portion of radius. So effective mass of earth inside the depth also decreases. However, decrease in mass of earth is more rapid than square of radius, as mass of a large portion of earth gets excluded at a depth.
So on the whole, G decreases as depth inside Earth increases. Also, it should be noted that G becomes zero at the center of Earth. This is because G is acceleration due to gravity towards center of Earth. So if an object is taken to center of Earth, there will be no further acceleration of object in any direction. Hence, G becomes zero and object experiences weightlessness. Okay. क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से पूछे जा सकते हैं. क्वेश्चन 20, एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर्स ऑन विच वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स. तो ये जो तीनों हमने फैक्टर्स पढ़े, ये तीनों इसी तरीके से एक्सप्लेन करने हैं, मतलब ये पूरा लिखना है. क्वेश्चन 21, हाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन अर्थ. तो इसमें भी ये तीनों पॉइंट्स ही एक्सप्लेन करने हैं, क्योंकि अर्थ पे है या अर्थ के ऊपर है या अर्थ के अंदर है, तो वो तीनों पॉइंट्स इसमें इंक्लूडेड रहेंगे. और अगर ये क्वेश्चन कम मार्क्स का आता है, मान लो एक ही मार्क्स का है, सो इन दैट केस सिर्फ पहले वाला एक्सप्लेन करना है, पोल्स और इक्वेटर वाला. पर अगर ज्यादा का है, 3 मार्क्स का है, तो फिर इसका मतलब तीनों पॉइंट्स. अब क्वेश्चन 22, व्हाई वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट पोल्स देन एट इक्वेटर. तो इसमें पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट एक्सप्लेन करना है. Why value of G is lesser at mountains than plains. इसमें सेकंड पॉइंट हाइट वाला. तो ये पूरा पॉइंट एक्सप्लेन करना है. क्वेश्चन 24, Why value of G is lesser in deep mines than earth surface. तो इसमें इफेक्ट ऑफ डेप्थ का इतना पोर्शन यहां से यहां तक. और क्वेश्चन 25, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एट सेंटर ऑफ अर्थ. 0, दैट इज 0, गिव रीजन. तो उसमें ये वाला पोर्शन. गॉट इट. अब जैसे हमने, अब आगे देखते हैं, हमने जैसे जी को अर्थ पे कैलकुलेट किया था, तो यहाँ पे हमने वैल्यू ऑफ जी ऑन मून कैलकुलेट की है इसी फॉर्मूले में. तो ये अगर क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें दी हुई होगी वैल्यूज क्वेश्चन में, जी की तो याद करनी पड़ेगी. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू याद करनी होगी तुम्हें, जरूरी नहीं दी हो. और मास ऑफ मून और रेडियस ऑफ मून दिया होगा, तो वैल्यूज जब पुट की, जी की इधर, मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून ये मीटर में, ऊपर केजी में, सो कैलकुलेट करके ये वैल्यू आएगी 1.63 मीटर पर सेकेंड. ओके. और हम कंपेयर करके देखें जी ऑन अर्थ एंड जी ऑन मून. तो जी ऑन अर्थ अपॉन जी मून हम वैल्यूज पुट की, सो 9.8 अपॉन 1.63. इसको हम कैलकुलेट करेंगे, सो अप्रोक्सीमेटली 6 आएगा. इसका मतलब अर्थ पे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी 6 टाइम्स है देन जी ऑन मून. और इसीलिए वेट जो है किसी भी बॉडी का अर्थ पे 6 गुना होता है कंपेयर टू मून. यहाँ पे अगर कोई 60 केजी की बॉडी है, उसी को वो मून पे जब जाएगी तो वहां पे वेट नापा जाएगा तो 10 केजी ही निकलेगा, 1/6 हो जाएगा. गॉट इट. तो इससे रिलेटेड इस तरह से न्यूमेरिकल आ सकता है. गिवन मास ऑफ अर्थ ये दिया हुआ है, मास ऑफ मून दे दिया, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ मून. सो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ एंड मून. तो वो ये फॉर्मूले में ऊपर जैसे हमने किया, और पहले अर्थ की हमने जी निकाला था, यहाँ पे इस तरीके से दोनों का जी निकालना है. ठीक है, फर्स्ट पार्ट. और फिर सेकंड पार्ट है, प्रूव दैट जी ऑन मून इज 1/6 ऑफ जी ऑन अर्थ. तो जैसे ये कंपैरिजन किया, तो इसमें जी मून ऊपर लिख दिया हमने, जी मून अपॉन जी अर्थ, जो कि हमें 1/6 करना, तो हम वैल्यूज पुट करेंगे 1.63 अपॉन 9.8, तो ये 1/6 आ जाएगा. ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो ऊपर भी जैसे किया वैसे कर सकते हो. और
उससे भी दिखा सकते हो कि g on moon is 1/6 of g on earth। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसमें हम मास और वेट के बारे में पढ़ेंगे। Mass is the amount of matter contained in a body. Okay, it gives a measure of inertia of body। ये दो लाइनें तो इसकी डेफिनेशन हो गई। ग्रेटर द मास ग्रेटर इज इट्स इनर्शिया। और मास जो है एक बॉडी का हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे वो यूनिवर्स में कहीं भी है। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम्स। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, डिफाइन मास ऑफ बॉडी। इज इट स्केलर और वेक्टर? स्केलर। ऐसा यूनिट kg। हाउ डज मास ऑफ ए बॉडी चेंज व्हेन बॉडी इज टेकन इनटू डीप स्पेस? मास विल रिमेन सेम। ओके, मास चेंज नहीं होगा किसी भी सिचुएशन में। मास ऑफ ए बॉडी चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहता है। वेट चेंज होता है। वेट हम देखते हैं। वेट बेसिकली जो फोर्स है, जिस फोर्स से कोई भी प्लेनेट, मान लो अर्थ, एक बॉडी को अपने सेंटर पे पुल कर रही है, जो हम देखते हैं फोर्स इक्वल टू mg। तो ये वेट ही है, वेट ऑफ बॉडी। इसी को वेट कहा जाता है। तो इसमें m तो सेम रहता है, बट g चेंज होता है। अर्थ पे कुछ है, मून पे कुछ है, तो इसलिए वेट अलग अलग रहता है। तो वास्तव में हम जो कॉमन डे टू डे लाइफ में जो kg बोलते हैं, वो वेट के लिए तो वो एक्चुअल में साइंटिफिकली न्यूटन में कैलकुलेट किया जाता है वेट। kg मास के लिए। तो ये वेट की डेफिनेशन है। वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच ए प्लैनेट और ए नेचुरल सैटेलाइट पुल्स ए बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। और आगे दिया है m इज मास ऑफ बॉडी, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, देन वेट ऑफ बॉडी ऑन अर्थ is equal to force of attraction of earth on the body equal to mg. This is the formula of weight. W equal to F equal to mg. Now next paragraph, as weight is directly proportional to g. Okay, इस वजह से। So weight is not a constant quantity everywhere in universe and varies as g varies. Similar to g, weight of a body is maximum at poles and minimum at equator. Furthermore, it decreases if the body is taken to a higher altitude or taken deep inside the earth. So basically weight g के जो हमने तीन फैक्टर्स पढ़े थे, उसी तरीके से वेट चेंज होता है, क्योंकि वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g. m is constant. So weight becomes zero at center of earth or at any place where g is equal to 0. SI unit of weight is same as force, that is Newton. Weight is a vector quantity. तो इसका हम क्वेश्चन देख सकते हैं। डिफाइन वेट ऑफ बॉडी। तो इसके लिए ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, ये डेफिनेशन है इसकी। सिंपली फर्स्ट लाइन, weight is a gravitational force with which a planet or a natural satellite pulls a body towards its center. Write an expression for it. तो एक्सप्रेशन ये हो गई, इस तरह से लिख के लिखना भी है that where m is the mass of body and g is acceleration due to gravity. Is it a scalar or vector quantity? Vector quantity. What is its SI unit? Newton. How does weight of a body change if body is taken into deep space? Deep space मतलब अंतरिक्ष में। तो जैसे हाइट बढ़ेगी, हमें पता है ये फॉर्मूला था। ओके, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, सो ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और जी इसलिए कम होता जाएगा।
तो जी कम होता जाएगा तो वेट भी कम होता जाएगा। सो इसलिए इस पार्ट का आंसर होगा, इफ ए बॉडी इज टेकन इनटू डीप स्पेस, वेट ऑफ बॉडी स्टार्ट डिक्रीजिंग। गॉट इट? अच्छा, ये और पोर्शन रह गया, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। तो हमने जैसे पहले पढ़ा था कि g ऑन मून इज 1/6 ऑफ g ऑन अर्थ। तो इसीलिए वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून भी हो जाएगा 1/6 इंटू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। ओके, अब हम थ्योरी पोर्शन का लास्ट पोर्शन पढ़ते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ये तुम्हें याद करनी होगी। ये इधर ऐसे बॉक्स में दी है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इज v इक्वल टू u प्लस जी टी। तो ये g मीन्स a की जगह g लिखा है क्योंकि यहाँ फ्रीली फॉलिंग बॉडी की बात हो रही है। तो इसमें v है फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो 9.8 ली जाएगी, t इज टाइम। सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसमें u पता है तुम्हें, t पता है, s इज डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए s वर्ड यूज किया। थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gs। तो ये तीनों इक्वेशंस याद करनी है न्यूमेरिकल्स के लिए। और जो न्यूमेरिकल्स हो गए तो उसके लिए कुछ रूल्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो ध्यान में रखने हैं, तो उससे न्यूमेरिकल्स में गलती नहीं होगी, अच्छे से न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। वो रूल्स क्या है, पॉइंट्स क्या है, हम आगे देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि जब बॉडी को एक हाइट से ड्रॉप किया जाएगा, ऐसा जब भी क्वेश्चन में मेंशन्ड हो, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जब ड्रॉप कर रही है उस वक्त 0 हम लेंगे। सो u इक्वल टू 0 उस केस में, व्हेन ए बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट। तो ये ऑटोमेटिकली न्यूमेरिकल में तुमने तब u इक्वल टू 0 लेना है, ये क्वेश्चन में दिया नहीं होगा u इक्वल टू 0। सेकेंड, जब बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका गया, तो जब वो बिल्कुल ऊपर पहुंच जाएगी और वहां पे बहुत एक शॉर्ट टाइम के लिए रुकेगी और फिर वापस नीचे गिरना शुरू होगी, तो हम कहेंगे एट हाईएस्ट पॉइंट फाइनल वेलोसिटी इज 0। नीचे से तो किसी स्पीड से फेंकी गई, बट ऊपर पहुंच के उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, उसके बाद वो वापस गिरना शुरू हुई। तो हम सिर्फ एक डायरेक्शन में मोशन लेते हैं न्यूमेरिकल्स में, या तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो इस केस में रीड द पॉइंट, व्हेन ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, its final velocity v at highest point is equal to 0. थर्ड पॉइंट ये है कि जो g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो एट द सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ डायरेक्टेड होती है, ये हमने पहले पढ़ा। सो g की जो डायरेक्शन है ये हमेशा नीचे की तरफ रहती है। ओके, मान लो ये अर्थ है तो ऐसे नीचे की तरफ। तो हम अगर ये केस ले रहे हैं कि ऊपर से बॉडी को ड्रॉप किया गया, तो तब डाउनवर्ड मोशन है, तो उसमें बॉडी नीचे की तरफ गिर रही है और जी भी नीचे की तरफ है, तो उस केस में हम जी को पॉजिटिव लेंगे न्यूमेरिकल्स में। और बाकी भी जो वी यू की डायरेक्शन है, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, वो भी हम पॉजिटिव ही लेंगे। ओके, तो वो। और दूसरा केस जब नीचे से ऊपर बॉडी फेंकी गई यानी अपवर्ड मोशन, तो इसमें v और u ये पॉजिटिव ही लिया जाएगा, बट g नेगेटिव लिया जाएगा, क्योंकि बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है बट g की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ रहती है, तो इसलिए इस केस में माइनस हम लेंगे। तो यानी कि
फोर्थ पॉइंट है, थर्ड पॉइंट जो है वो उसी का कंक्लूजन है फोर्थ पॉइंट। Thus VUS will be taken as positive both in upward and downward motion. We only change sign of G to negative during upward motion. जब बॉडी नीचे से ऊपर फेंकी गई यानी अपवर्ड मोशन, उस केस में बस G हम नेगेटिव लेंगे और ऊपर से नीचे में पॉजिटिव, और VUS दोनों केसेस में पॉजिटिव। ये बात ध्यान रखनी है। ये हम अभी न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट पार्ट में जब करेंगे तो तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिफ्थ पॉइंट का मतलब है कि मान लो ये अगर अर्थ है, यहाँ नीचे से ऊपर एक स्टोन फेंका गया, अब ऊपर जाके वो ऐसे वापस आएगा, ठीक है। तो अगर ये एक पॉइंट हमने ले लिया ए, ये सेम हाइट पे है ए और बी, तो जब नीचे से ऊपर फेंका गया तो ए पॉइंट पे जितनी स्पीड है उस स्टोन की, तो जब वो वापस आ रहा है और बी पॉइंट पे आया तो बी पॉइंट पे भी उतनी ही स्पीड होगी। अगर ए पॉइंट पे मान लो 20 मीटर पर सेकंड स्पीड है तो बी पे भी 20 मीटर पर सेकंड होगी। इसी तरह अगर ये दोनों पॉइंट सी और डी भी सेम हाइट पे है तो यहां पर भी स्पीड सेम होगी टोटल मोशन में, नीचे से ऊपर जाते वक्त भी और ऊपर से नीचे आते वक्त भी। इसी तरह नीचे से जिस स्पीड से ऊपर फेंका गया ऑब्जेक्ट, तो जब वो वापस धरती पे लौट के आएगा तो वो उसी स्पीड से लौट के आएगा। नीचे से मान लो 40 की स्पीड से फेंका गया तो जब वो वापस आएगा तो भी 40 की स्पीड पे ही वापस आएगा, धरती पे उसी स्पीड से टकराएगा। ये एक रूल है जो ध्यान रखना है। और साथ ही कोई भी मोशन है ऊपर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, तो जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम बॉडी को ऊपर से नीचे आने में भी लगेगा। गॉट इट? सो रीड पॉइंट फिफ्थ। If an object is thrown vertically upwards, then at a particular height, both during upward and downward motion, velocity is same. For example, in figure, ये फिगर ऊपर वो दिखा रही है, मैंने यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया वो भी वही फिगर है। Velocity is same at A and B. Object returns back at D with same velocity with which it was thrown up from C. उस ऊपर वाली फिगर में यहाँ C और D है, तो वही बात है जो मैंने अभी एक्सप्लेन की। Also, time taken for upward motion is equal to time taken for downward motion. ओके, तो ये रूल्स ध्यान रखने हैं, ये बातें ध्यान रखनी है, तो इससे न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, कोई गलती नहीं होगी। और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं, ये जो नोट्स है सामने जिससे मैंने पढ़ाया है, ये मेरी लिखी हुई बुक के ही नोट्स है। इस बुक को अमेजन से परचेज भी कर सकते हो, उसका लिंक मेरे हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रहता है, और यूट्यूब पे उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन भी है, यूट्यूब वीडियो भी है इस बुक का, वो भी मेरे चैनल पे देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। उसमें बुक्स रिटन बाय अमित अग्रवाल फोल्डर है, उसमें इस बुक के बारे में है। मेरी मैथ्स की भी बुक है लिखी हुई, 9th क्लास की, 10th क्लास की भी, उसके वीडियोस और उसके लिंक भी उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे जो हमने ये टॉपिक्स अभी तक कवर किए, फ्री फॉल, मास एंड वेट, इसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स करेंगे, एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जांपल्स, एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पार्ट 3। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय इन दिस वीडियो।